आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ कि कैसे पुलिस ने छापेमारी की फेक करेंसी की, लेकिन पुलिस को उस घर से फेक करेंसी तो नहीं मिली, लेकिन एक लाश जरूर बरामद हो गई, जिसके बाद से पुलिस ने इतनी बड़ी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। दरअसल फेक करेंसी बड़ी ही तेजी से हमारे देश में सप्लाई की जाती है। ज्यादातर ये काम नेपाल की तरफ से होता है या फिर आईएसआई की तरफ से होता है। ये लोग चाहते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी डाउन रहे, यहाँ पर गड़बड़ होती रहे और जाली नोट के जरिए हम इनकी इकोनॉमी में एक खलबली मचा सके। तो कहा जाता है ऐसा कि इसमें सबसे ज्यादा अगर हाथ किसी का पाया जाता है तो वो नेपाल का पाया जाता है या फिर आईएसआई का पाया जाता है। ऐसे ही फेक करेंसी का मामला जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने तफ्तीश की, वो फेक करेंसी देखी। कई लोकल बैंक ने पुलिस से शिकायत की कि वहां पर जाली नोट मिल रहे हैं। कई लोगों ने शिकायत की कि उनको गड्डियों में जाली नोट मिल रहे हैं। तो पुलिस का सीधा शक वो या तो अंडरवर्ल्ड में जाता है या फिर आईएसआई को जाता है या फिर नेपाल की तरफ जाता है कि यही तीन में से किसी ने फेक करेंसी फिर से सप्लाई करना तेजी से इंडिया में शुरू कर दिया है, ताकि वो हमारी इकोनॉमी में हाथ डाल सके और खलबली मचा सके। लेकिन पुलिस ने जब वो जाली नोटों की जांच की तो पुलिस ने कहा कि ये जो कोई भी जाली नोट को सर्कुलेट कर रहा है मार्केट में, ये ना तो आईएसआई का बंदा है, ना तो नेपाल का है और ना ही कोई अंडरवर्ल्ड से है। ये कोई इंडिया का ही व्यक्ति है जो कम मात्रा में नोटों को सप्लाई कर रहा है। मतलब उसकी वैल्यू बहुत कम है, नोटों की बहुत कम नोट है और कोई बड़े ही आराम से नोटों को सप्लाई कर रहा है। तो पुलिस धीरे धीरे तफ्तीश करती है। वो छत्तीसगढ़ के कई जगहों में जो है वो छापेमारी करती है। इसके बाद एक जगह है छत्तीसगढ़ में उसलापुर। पुलिस वहां पर जाती है और पता चलता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका काम सीसीटीवी कैमरे का है और वो फोटोज भी प्रिंट करता है। तो वहां पर जाली नोटों का काम होता है। पुलिस वहां पर छापेमारी करती है तो पुलिस को कोई जाली नोट तो नहीं मिलते, लेकिन वो जो लड़का होता है जो सीसीटीवी फुटेज का काम करता है और फोटोज बनाता है, तो उससे पुलिस बात करती है। उस लड़के का नाम होता है पवन। उसका ही नाम आसपास के लोगों को भी ऐसा शक होता है कि वो किसी गलत काम में शामिल है। तो लोग भी पुलिस को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। लेकिन जब पुलिस छापेमारी करती है तो उसको मिलता कुछ नहीं है, कोई भी फेक करेंसी नहीं मिलती है। पुलिस को एक टंकी रखी हुई मिलती है जो कहा जाता है टंकी बिल्कुल नई होती है। तो जब पवन से पूछा जाता है कि तुम्हारा काम जब फोटो प्रिंट करने का है, सीसीटीवी कैमरे का है, तो यहाँ पर आखिर टंकी क्या कर रही है? पवन जवाब देता है कि अभी अभी नई टंकी में लेके आया था और छत पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसके चलते वो टंकी वहां पर नहीं शिफ्ट हो सकती। तो इसलिए उसने टंकी जो है वो पीछे एक पुराना कमरा बना हुआ था जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वो टंकी ले जाकर वो वहां पर रख देता है। पुलिस उसकी बात मान लेती है, लेकिन पुलिस जैसे कि फेक करेंसी की न्यूज उस जगह से आई होती है कि वहीं से फेक करेंसी सर्कुलेट हो रही है, तो पुलिस का मन नहीं मानता है। पुलिस सोचती है कि जब हर जगह छापेमारी कर ली है तो क्यों ना यहाँ पर भी देख लिया जाए कि आखिर टंकी में क्या है। जब पुलिस टंकी खोलती है तो उसको तैरती हुई कुछ ईंटें जैसी दिखती हैं। पुलिस को शक होता है कहीं इसमें ही तो जाली नोट नहीं है। पुलिस एक एक करके उन 4-5 ईंटों को निकालती है और वो ईंट डक्ट टेप से लपेटे होते हैं। डक्ट टेप को इतनी जोरों से बांधा जाता है और इतना ज्यादा मात्रा में बांधा जाता है कि उसको खोलते खोलते पुलिस को कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगता है। जैसे जैसे वो टेप खोलती है तो पुलिस को सबसे पहले तो मिलता है वो टाइल कटर मिलता है। पुलिस को शक होता है, फिर पुलिस सारे डक्ट टेप खोलना शुरू करती है और पुलिस उसमें देखती है कि ह्यूमन का बॉडी पार्ट मिलता है, वो भी 5 बॉडी पार्ट पुलिस बरामद करती है। पुलिस पवन को गिरफ्तार करती है और उससे पूछती है कि ये क्या है। पवन कहता है कि उसको नहीं पता, वो तो एक सीधा साधा व्यापारी है और सीसीटीवी का काम करता है, लोगों की फोटो प्रिंट करता है, उसका इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि उसके ही दुकान से सब कुछ मिला होता है तो पुलिस पवन को गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से जारी रहता है। उसके बाद पुलिस जब पवन के बारे में पता लगा रही होती है तब पुलिस को पता चलता है कि पवन शादीशुदा है। पूछा जाता है घर वालों से कि उसकी बीवी कहाँ है, तो पता चलता है कि बीवी अपने आशिक के साथ भाग गई है।
पवन के 2 बच्चे भी होते हैं, एक 5 साल का होता है, एक 7 साल का। दोनों ही पवन के पिता के साथ रह रहे होते हैं, क्योंकि पवन के साथ कोई होता नहीं है जो बच्चों की देखभाल करे, इसलिए घर वाले बताते हैं कि पवन वहां पर छोड़ जाता है बच्चों को, और जो पवन की पत्नी होती है वो भाग गई होती है। अब पुलिस पवन से पूछती है जाके कि कहाँ है तुम्हारी पत्नी, और तुम्हारी 10 साल पहले उससे शादी हुई थी। तब पवन बताता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर था, जिसके चलते हम उनमें लड़ाई झगड़े होते थे, और आगे चल के वो उनकी पत्नी भाग जाती है। अब पुलिस का शक यहाँ पर गहराता है कि किसी ने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई। जब पत्नी को भागे हुए 2 महीने बीत गए तो किसी ने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई। तो पवन कहता है कि एफआईआर इसलिए नहीं लिखवाई गई क्योंकि समाज में मेरे और मेरे परिवार की बदनामी होती, क्योंकि हमने लव मैरिज की हुई है तो रिश्तेदार भी ताने मारते, तो इसके चलते हमने एफआईआर नहीं करवाई। और पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये बात पवन की सही लग रही थी कि हो सकता है रिश्तेदार ताने मारे, समाज में बदनामी हो परिवार की, बच्चे भी हैं आगे तो हो सकता है इसके चलते इन्होंने एफआईआर ना लिखवाई हो। उसके बाद पुलिस पवन की पत्नी के नंबर पर कॉल लगाती है, उसका कॉल नहीं उठता है, कहीं उसकी पत्नी का अता पता नहीं होता है। उसके बाद पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन और जो उनकी पत्नी होती है पवन की, उसके घर से शुरू करती है कि कैसा उसकी बीवी का नेचर था। तो घर वाले और उसकी बीवी के जो रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं कि इसकी बीवी का नेचर बहुत अच्छा था, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं थी कि किसी के साथ भाग जाए या किसी के साथ उसका चक्कर हो। पुलिस सारी तफ्तीश कर रही होती है, तब पुलिस को पता चलता है कि पवन का कारोबार कोविड के पहले काफी अच्छा चल रहा होता है, अच्छी खासी इनकम होती है, बीवी बच्चे बड़े प्यार से रह रहे होते हैं, सबकी जरूरतें भी पवन पूरी कर रहा होता है और एक हैप्पी फैमिली की तरह चारों लोग रहते हैं। लेकिन कोविड का जब टाइम आता है तो पवन की इनकम थोड़ी कम हो जाती है, और जिसके कारण पवन थोड़ा चिड़चिड़ा रहने लगता है। वो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता है, उसके साथ मारपीट करता है, और साथ ही वो जो फेक करेंसी का काम करता है इसका पता उसकी बीवी को चल जाता है। उसकी बीवी उससे कहती है कि ये काम मत करो, ये गैर कानूनी काम है, अगर तुमको पुलिस ले गई या बात किसी को भी पता चल गई तो मैं हूँ, 2 बच्चे हैं, इनका आखिर क्या होगा, हम तो सड़क पर आ जाएंगे, हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, ना ही कोई कमाने वाला है। तो पवन की बीवी उसको समझाती है, लेकिन पवन को समझ में नहीं आता है। पवन को शक हो जाता है कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता है। पवन को सिर्फ शक होता है। कोविड का टाइम बीत जाता है, पवन फिर से अपना सीसीटीवी का और फोटोज का काम शुरू कर देता है, बच्चे घर में रहते हैं, उसकी वाइफ फिर से फेक करेंसी का भी वो काम शुरू कर देता है। अच्छा, कहा यह जाता है कि वो फेक करेंसी का काम वो धीमे धीमे शुरू करता है, ज्यादा मात्रा में करेंसी नहीं सर्कुलेट करता है, क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में सर्कुलेट होती तो पुलिस तुरंत पकड़ लेगी कि ये फेक करेंसी कहाँ से आई है। इसके बाद पवन धीरे धीरे मार्केट में सर्कुलेट करता है फेक करेंसी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। पुलिस को फिर भी पता चल जाता है। जब पुलिस उसके स्टूडियो जाती है तो वहां पर एक ग्लॉसी पेपर देखती है, जिसको देखकर पुलिस को शक होता है और पुलिस उसको थाने ले जाती है, और लाश वगैरह मिलती है, सबके चलते वो थाने में बैठा लिया जाता है। इसके बाद पुलिस को अब ये तो पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कि पत्नी का कैरेक्टर जैसे कि पवन बता रहा है कि खराब होता है, लेकिन उसके लड़की के घर वाले कहते हैं, उसके रिश्तेदार कहते हैं कि वो कैरेक्टर की खराब नहीं थी। पुलिस का अब शक बढ़ता है और वो पवन को फिर अपनी तरह से उसे सच उगलवाने के लिए अपने हथकंडे अपनाती है और पवन सच बोलना शुरू करता है। पवन फिर बताता है कि उसकी पत्नी को पता चल गया था कि वो फेक करेंसी का काम करता है, जिसकी वजह से उसको डर था कि उसकी पत्नी कहीं पुलिस को ना बता दे, कहीं रिश्तेदारों का ना बता दे, तो जिसकी वजह से पवन का नाम खराब होगा और उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए एक दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा था और पवन ने गुस्से में अपनी बीवी की गर्दन पकड़ ली। वो उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन हाथापाई में इतनी तेजी से उसने गर्दन दबाई कि उसकी बीवी की सांसें रुक गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद पवन ने सोचा कि क्या किया जाए, और पवन ने इसके पहले श्रद्धा मर्डर केस के बारे में सुना हुआ होता है। तो पवन के दिमाग में वही चीजें चलती हैं और वो एक टाइल कटर लेके आता है। कहा जाता है कि उस वक्त पवन के घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा होता है, तो जिसके चलते वो एक टाइल कटर लेके आता है और जो दुकान होती है वहां पर वो यही बताता है कि हमारे यहाँ काम भी चल रहा है। तो इसके सहारे दुकान वाले को भी शक नहीं होता है। वो डक्ट टेप लेके आता है जिसमें
जो वाटर प्रूफ होता है, अगर आप पानी में डाल दें उसमें कोई करेंसी हो या कोई भी चीज़ हो तो वो भीगेगी नहीं, तो वो डक्ट टेप भी लेके आता है। अपनी पत्नी को रात में वो उसके 5 से 6 टुकड़े करता है, उसको टुकड़ों में काट देता है। और ये खुद पवन बताता है कि श्रद्धा मर्डर केस से वो इंस्पायर होता है और उसने वहीं से ये आइडिया लिया होता है कि किस तरीके से बीवी की बॉडी को काटा जाए और उसको अलग अलग फेंका जाए। तो वो कहता है कि अगर ऐसे वो पूरी बॉडी लेके जाता तो लोगों को शक हो जाता, पुलिस भी पकड़ लेती, तो इसलिए वो कई हिस्सों में अपनी बीवी की बॉडी को काटता है, उसके 5 से 6 टुकड़े करता है। और उसके बाद कहा जाता है कि पवन बताता है कि वो अपनी बीवी की टांगों को जला देता है, क्योंकि हिस्से इतने ज्यादा होते हैं कि ऐसे हिस्सों में उनको घर में भी नहीं रख सकते, तो वो पैरों को जला देता है। बाकी बचे हिस्से को वो डक्ट टेप से लपेटता है और पानी की टंकी में डाल देता है ताकि बदबू भी ना आए और ये जो हिस्से हैं ये कई दिन तक चल जाएं, ताकि वो अलग अलग जगहों पर उन हिस्सों को फेंक सके। तो इस तरीके से पुलिस एक फेक करेंसी के लिए छापा मारती है, लेकिन उसको डेड बॉडी मिलती है और वो इस तरीके से एक मर्डर केस को सॉल्व करती है। ये एक ऐसा मर्डर केस जिसके बारे में अगर पुलिस फेक करेंसी को लेकर छापा ना मारती तो उसको कभी ना पता चलता कि आखिर यहाँ पर किसी का मर्डर भी हुआ है। और परिवार वालों को पवन के यही लगता कि उसकी पत्नी वो किसी के साथ भाग गई है, लेकिन दरअसल पवन की पत्नी किसी के साथ नहीं भागती है, उसकी पवन खुद बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है और बताता है कि श्रद्धा मर्डर केस से वो इंस्पायर होता है, इसलिए वो अपनी पत्नी को टुकड़ों में काट देता है। ऐसे तमामों केस आजकल आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे केस वायरल भी होते हैं और हैरानी की तो बात यह है कि लोग इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, इनसे बचने की जगह। आपको पवन की ये कहानी कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।